पर फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जो शुरुआत से रहे, आपकी सारी ही समस्याओं का समाधान करता हुआ वो वीडियो चले, आप कहीं अटके नहीं, कहीं भटके नहीं। तो मैं सोच रहा हूं कि एक बार संधि को शुरू से ही आप लोगों को बता दूं। तो इसी श्रृंखला में आज हम संधि को एक बार शुरू से ही देखेंगे। मैं एक एक चीज आपको क्लियरली बताता हुआ चलूंगा। फिर भी अगर आपको कोई समस्या रहती है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएं, सूचित करें कि उसमें ये चीज समझ में नहीं आई, तो मैं प्रयास करूंगा कि उसका भी उत्तर आपको दे पाऊं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का जो ये सेशन रहेगा, ये रहेगा संधि पे। हिंदी व्याकरण का अति महत्वपूर्ण एक टॉपिक है आपका संधि। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है संधि। देखिए, सर्वप्रथम बात करते हैं संधि के अर्थ से। संधि का अर्थ होता क्या है? संधि का अर्थ सामान्य शब्दों में कहूं, संधि का अर्थ होता है जोड़ या योग कह लीजिए। और अगर इसी चीज को हम कहें तो ये एक समझौता भी आपका संधि कहलाता है, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं इतिहास वगैरह में, दो राजा महाराजाओं के मध्य भी संधियां हुई है, भूमि को लेकर, सीमाओं को लेकर संधियां होती रहती थी, युद्धों के परिणाम स्वरूप कई सारी चीजें आपने देखी है। तो संधि का एक अर्थ तो आपका जोड़ होता है, योग होता है, एक आप समझौता ले सकते हैं। ये तो इसके अर्थ की बात हुई। अब बात आती है संधि की परिभाषा की। तो संधि की परिभाषा क्या है? बहुत सी जगहों पे हालांकि अब सुधार होने लगा है, तो परिभाषाएं भी सही आने लगी है, पर कुछ जगहों पे फिर भी बता दिया जाता है कि दो वर्णों के मेल को या दो शब्दों के मेल को संधि कहते हैं। पर संधि की जो उचित परिभाषा है वो यही होती है, मैं आपको लिख के ही बता देता हूं। संधि की परिभाषा, दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं, संधि कहते हैं। ये संधि की सर्वमान्य और सबसे सरल परिभाषा है। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। अगर इसी परिभाषा को मैं आगे थोड़ा कंटिन्यू करूं और इसमें एक और चीज जोड़ना चाहूंगा जो हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन में डाल सकती है। यदि दो वर्ण मिले, यदि दो वर्ण मिले और विकार उत्पन्न नहीं हो तो वहां संधि न होकर संयोग होता है। मान के चलिए संधि की परिभाषा अब पूर्ण हुई है, अब पूरी हुई है। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। यदि दो वर्ण मिले और विकार उत्पन्न नहीं हो तो वहां संधि न होकर क्या होता है? संयोग होता है। याद रखने वाली बात है, संयोग क्या होता है? वर्ण अगर बिना बदलाव के मिलते हो वो संयोग होता है, और बदलाव के साथ वर्ण मिलते हैं तो उसे ही संधि कहते हैं। यह संधि की पूर्ण परिभाषा हो गई। इसके बाद थोड़ा सा मैं आपको अर्थ मैंने बोल के बता दिया था, मैं थोड़ा लिख भी देता हूं। संधि शब्द का अर्थ क्या बताया था मैंने? एक आपको बताया था समझौता, समझौता। एक क्या बताया था? योग, और योग को ही हम क्या कह देते हैं? जोड़। ये तो हो गई अर्थ की बात, ये हो गई परिभाषा की बात, और परिभाषा हमारी पूर्ण यहां होती है। दो वर्ण मिले और विकार उत्पन्न नहीं हो तो फिर वहां संधि न होकर क्या होता है? संयोग होता है। चलिए देखते हैं। ये परिभाषा हो गई। अब आते हैं हम संधि के भेद पर कि संधि के भेद कितने होते हैं। तो चलो देखते हैं संधि के भेद।
संधि के भेद। चलो, संधि के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3। संधि के 3 भेद होते हैं। बहुत से बच्चे यहां भी गलतियां कर देते हैं, संधि के 5 भेद बता देते हैं। संधि के 5 नहीं, संधि के 3 भेद होते हैं। अब 3 भेद कौन कौन से? देखो, पहला स्वर संधि, आप सब जानते हैं इनका नाम, स्वर संधि। व्यंजन संधि, और तीसरा होता है आपका विसर्ग संधि। संधि के 3 भेद कौन कौन से हो गए? स्वर संधि हो गया, व्यंजन संधि हो गया और विसर्ग संधि हो गया। अब इन तीनों भेदों का एक एक करके हम क्रमशः अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमारा कौन सा भेद आएगा संधि का? स्वर संधि। इसके बारे में यही थोड़ा सा जान लो। स्वर संधि जो होगी वो स्वरों के मध्य होंगी। किसके मध्य होंगी? स्वरों के मध्य। स्वर से स्वर का मेल होगा और स्वरों के मिलने से क्या हो जाएगा? आपका विकार। स्वरों के मेल से विकार उत्पन्न हो जाए, यही हमारी स्वर संधि होती है। 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को ही स्वर संधि कहते हैं। यह स्वर संधि की परिभाषा भी हो सकती है, और सीधे सीधे बहुत छोटे रूप में यदि हम इसको समझे तो 2 धन के निशान से पहले स्वर हैं, धन के निशान के बाद स्वर हैं। दोनों स्वरों के मिलने से कुछ बदलाव आ जाए, कुछ विकार आ जाए, वही हमारी क्या कहलाएगी? स्वर संधि। तो एक बार अगर आप इनमें से लिख रहे हो, लिखना चाहते हो, नोट्स वगैरह बना रहे हो, तो तीनों चीजों को लिख लें। और इसके बाद अब हम आते हैं सीधा किस पे? स्वर संधि पे। तो चलिए, अब अध्ययन हम किसका करेंगे? स्वर संधि का। जैसा कि आप जानते हैं, स्वर संधि स्वरों के मध्य होती है। स्वर कितने होते हैं? 11। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 मानी जाती है, और द्वितीय विकल्प के लिए हम 10 मान लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो व्याकरण हैं वो अपने री वाले को स्वर नहीं मानते, तो वहां 10 माना जाता है, हालांकि 11 ही सर्वमान्य मत। स्वर संधि। स्वर संधि, अब मैं परिभाषा लिखूं, चाहे आपको सीधा अभी जो मैंने लिखा था ऐसे लिख दूं, और आप यहीं से समझने का प्रयास करें कि स्वर से स्वर मिले और स्वरों के मिलने से विकार आ जाए, यही हमारी स्वर संधि है। अगर मैं इसको परिभाषित भी करूंगा, लिखना भी चाहूंगा, तो यही लिखूंगा कि 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। पर यह बात तो हमारा ये डब्बे में बंद एक छोटा सा फॉर्मूला ही हमें सिखा रहा है कि स्वर से स्वर मिले और विकार उत्पन्न हो तो फिर ये स्वर संधि होती है। तो पूरी लाइनें लिखने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। चलिए देखते हैं। अब स्वर मिलते हैं जी, कितने? 11 स्वर होते हैं। अब बात आती है स्वर संधि के भेद की। किसके भेद की? स्वर संधि के। अगर यूं कहा जाए तो स्वर संधि के भेद नहीं, स्वर संधि के उपभेद होते हैं, क्योंकि भेद के भेद उपभेद होते हैं। संधि का भेद तो स्वर संधि हो गया, अब इसके उपभेद हो जाएंगे। तो इसके उपभेदों की संख्या होती है 5। स्वर संधि के उपभेदों की संख्या कितनी होती है? 5। और ये 5 उपभेद आपको याद रखने बेहद जरूरी है। क्रम इनका निश्चित नहीं है कि आप पहले क्रम से इसके बाद ये, इसके बाद इसके बाद ये, वो एक थोड़ा सा सरलता के लिए आपको बता दिया जाता है, दीर्घ से शुरू किया जाता है, अन्यथा किसी भी क्रम से आप शुरू कर सकते हैं। तो हम इसमें कितने उपभेद पढ़ेंगे? 5। कौन कौन से होते हैं? जैसा कि आप भी जानते हैं, आपकी दीर्घ स्वर संधि सबसे पहले कौन सी होती है? दीर्घ स्वर संधि। यह है आपकी दीर्घ स्वर संधि। दूसरा भेद कौन सा होगा आपका? गुण स्वर संधि। कौन सा होगा? गुण स्वर संधि। अब इसके बाद देखिए आप, तीसरा भेद होता है आपका वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि। चौथा भेद आपका होगा अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि। और 5वां भेद मैं आपका लिख रहा हूं यह स्वर संधि। यह स्वर संधि। इसको यण नहीं बोला जाता, इसको य बोला जाता है, क्योंकि ण पे हलंत है, और न पे जब हलंत है तो फिर उसका ऐसा हम स्पष्ट उच्चारण नहीं कर सकते, उसको यण नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे? यह कहेंगे। तो यह स्वर संधि अपनी ये कहलाएगी। ये 5 भेद किसके हो गए?
स्वर संधि के। हम पढ़ क्या रहे हैं? संधि। संधि में क्या पढ़ रहे हैं? स्वर संधि। स्वर संधि के कितने भेद? 5 भेद। कौन कौन से? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, यण स्वर संधि। अब स्वर संधि के भेदों में पहला भेद कौन सा आ जाता है आपका? दीर्घ स्वर संधि। तो चलिए दीर्घ स्वर संधि को समझते हैं अब। चलो देखो, दीर्घ स्वर संधि एक बार आप लोग देखना चाहो, लिखना चाहो तो पूरे के पूरे को, वीडियो को रोक के आप लिख सकते हैं। आपके पास सुविधा होती है, आपका मोबाइल, लैपटॉप, जो भी जहां भी आप देख रहे हैं, जिस भी माध्यम से, तो इसको रोक के एक बार लिख लें। फिर अब हम पढ़ते हैं दीर्घ स्वर संधि को। स्वर संधि का पहला भेद हमारा और नाम है क्या? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। चलिए, दीर्घ स्वर संधि में सजातीय स्वरों का मेल होता है। कौन से स्वरों का मेल होता है? सजातीय स्वरों का। आपका प्रश्न रहेगा, सर सजातीय स्वर क्या होते हैं? सजातीय का मतलब होता है एक ही जाति से। सजातीय, जातीय का मतलब जाति से। यहां जाति से क्या तात्पर्य है? देखिए, सजातीय स्वरों में हमारे स्वर आते हैं। मैं थोड़ा आपको इधर बताऊंगा। पहले मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूं। परिभाषा अर्थात मैं थोड़ा सा इसके बारे में समझाने का प्रयास करता हूं कि इसमें क्या होता है। सजातीय स्वर मिलते हैं और स्वरों के मेल से, सजातीय स्वरों के मेल से यहां है जो दीर्घीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है? बहुत सरल परिभाषा, बहुत कम शब्दों में, इसे कहते हैं गागर में सागर भरने वाला काम। बहुत कम शब्दों का प्रयोग करते हुए पूरी चीज को समझ जाना, ये बहुत अच्छी बात होती है पढ़ाई में। दीर्घीकरण, सजातीय स्वरों के मेल से दीर्घीकरण होता है। किस संधि में होता है? हमारा दीर्घ स्वर संधि में। अब मैं आपसे कह रहा था कि सजातीय स्वर, सजातीय स्वर कौन कौन से? अ और आ, ये दोनों सजातीय स्वर है, क्योंकि आ का जो निर्माण हुआ है वो अ से हुआ है। अ आपका एक मात्रा है तो आ आपका 2 मात्रा है। कहने का तात्पर्य यह है कि 2 अ से मिलकर एक आ बनता है। अ धन अ बराबर आ। अगला आपका सजातीय स्वर का जोड़ा कौन सा है? ई और ई। इनका भी यही मामला है। 2 छोटी छोटी ई मिलकर एक बड़ी ई बनाती है, भी सजातीय हुई। तीसरा जोड़ा आपका होगा ऊ का। 2 छोटे छोटे ऊ मिलकर एक बड़ा ऊ बनाते हैं, यानी कि ये 3 के 3 जोड़े आपके सजातीय स्वर कहलाएंगे। इन सजातीय स्वरों से इन्हीं का मेल करवा दिया जाए। अ आ से यदि अ आ मिला दिया जाए, ई से यदि ई मिला दिया जाए, ई और ऊ से किसे मिला दिया जाए? ऊ से भी यदि ऊ को मिला दिया जाए तो इनके परिणाम तक क्या हो जाता है? जैसा कि हमारी परिभाषा बता रही है, सजातीय स्वरों के मेल से क्या हो जाता है? दीर्घीकरण हो जाता है। तो अब दीर्घीकरण के रूप में कौन आएगा? यहाँ आ आएगा, यहाँ बड़ी ई आएगी और यहाँ आएगा आपका बड़ा ऊ। इसे आप क्या कहें? इसे आप फॉर्मूला कहें, इसे आप सूत्र कहें, इसे आप नियम कहें, जो मर्जी आपकी कहें, पर दीर्घ स्वर संधि को समझने की सबसे पहली सीढ़ी जो आपकी है वो यही है। यदि आ से हम आ मिलाएंगे तो परिणामतः आ बनेगा। छोटी ई बड़ी ई धन छोटी ई बड़ी ई तो बड़ी ई बनेगी। ऊ ऊ ऊ, ये अगर छोटे ऊ बड़े ऊ, छोटे ऊ बड़े ऊ बनाएंगे तो आपका बड़ा ऊ बन जाएगा। यहाँ तक बहुत सरलता से चल रहे हैं और आगे भी सरलता से चलेंगे। ऐसी कोई कठिन बात मैं नहीं करूंगा, एकदम सरल बातें आपको बताता हुआ चलूंगा और सरलता से आप समझते जाएं। देखिए, दीर्घ स्वर संधि में हम यहां तक आ गए हैं, सूत्र तक आ गए हैं। अब हम बात करेंगे दीर्घ स्वर संधि से बनने वाले उदाहरणों की। किन किन शब्दों में दीर्घ स्वर संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि का हमें कैसे पता चलेगा, उन शब्दों का संधि विच्छेद क्या होगा, ये सारी चर्चा हम इसमें करेंगे। तो सबसे पहले आप यहां तक आए। यहां तक आने के बाद अब मैं कुछ शब्द आपके सामने यहीं लिख के बताता हूं। बहुत सरल शब्द हैं, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इनको। विद्याधन आलय, मैंने सरलतम शब्द लिया है आपके लिए, बचपन से सभी को याद है। छोटी कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चे भी आसानी से इसका संधि विच्छेद कर देते हैं या इसकी संधि कर देते हैं। विद्याधन आलय, विद्या के दे में आ है। पहले थोड़ा सा इसको समझते हैं कि विद्या में जो ये वर्ण लिखा हुआ है ये कौन सा है। बहुत सारे बच्चे इसको धनुष वाला समझते हैं, ये धनुष वाला नहीं है। विद्या के दे में जो ये दे आ रहा है ये धनुष वाला नहीं है। तो फिर ये क्या है? आधा द और ये। इस आधा द और ये को ही लिखने का तरीका है ये। हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं।
ये नीचे वाले तरीके। तो विद्यालय में ये इस आधे द और ये में आ की मात्रा है, धन के बाद आले का आ है और धन के पहले विद्या का आ है। विद्या का आ और आले का आ दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? विद्यालय बनाएंगे। क्या बनाएंगे? विद्यालय। देखते हैं कैसे। एक चीज है जो थोड़ी सी मैं आपको यहां से अलग बताऊंगा, अलग समझाने का प्रयास करूंगा। मेरा मानना है कि अगर आप शब्दों को उस तरीके से तोड़ने लग गए, उस तरीके से उनमें से कुछ चीजें निकाल के उनको जोड़ने लग गए, तो फिर आपको इतनी दिक्कत नहीं रहेगी संधि में। मेरा सदैव प्रयास यही रहा है कि मैं विद्यार्थियों को, बच्चों को सरल से सरल रूप उसका बताऊं, उसका समझाने का प्रयास करूं। तो अब देखते हैं हम कैसे करते हैं इसको। मान लीजिए ये विद्या का आ है, मैं इस पूरे शब्द को दोबारा लिखूंगा पर पूरा समझाते हुए। अगर मैं इसका आ बाहर निकालूंगा तो इसको आधा रहना पड़ेगा। किसको? इस दे को। क्यों? क्योंकि हमने इसका आ बाहर निकाल लिया। किसका? विद्या का। ये आ क्यों निकाला? क्योंकि हम इसका संधि करके देखेंगे कि क्या होता है। आ निकल गया बारिश का, पीछे आले में आ है, उस आ को भी मैं 1 सेकंड के लिए नीचे ले आता हूं। अगर आले का आ हट जाएगा तो पीछे लय बचेगा अकेला। समझ पा रहे हो मेरी इस बात को कि मैं क्या कह रहा हूं, बताना चाहता हूं। विद्या था, विद्या के दे में से आ निकाल दिया तो दे आधा रह गया। आले था, आले में से आ निकाल दिया तो लय रह गया। आ को थोड़ा सा नीचे ले लिया, विद्या के आ को भी थोड़ा सा नीचे ले लिया। इन दोनों आ को मिलाने से क्या बनता है, यही चीज समझो। यदि आ से आ को मिलाते हैं तो भी आ बनता है। आ जब बनेगा तो हमारे पास नया वर्ण बन गया एक आ। पुराने भी हालांकि आ ही थे, पर नया वर्ण क्या बन गया? आ बन गया। ये चीज हमें किसने बताई? इस नियम ने। किसका नियम? दीर्घ स्वर संधि का नियम। ये इसी का नियम है, इसी को सूत्र कह सकते हैं। अब ये जो आ हमारा बना, इसको हम जोड़ देंगे किस पे? दे पे। क्यों जोड़ देते हैं? क्योंकि मैं अक्सर आपको बताता हूं कि संधि के दौरान जो भी नया वर्ण बनता है, संधि के दौरान जो भी नया वर्ण बनता है वो अधूरे वर्ण को पूरा करता है। नया वर्ण क्या बना? आ। अधूरा वर्ण कौन है? दे। आ किस पे जुड़ेगा? दे पे जुड़ेगा। वी दे पे वापस आ जुड़ेगा तो आ की मात्रा। हलंत हट जाएगा क्योंकि आ जुड़ चुका है। पीछे बचा हुआ है लय, तो लय को लिख देंगे हम ऐसे। शब्द हमारा क्या हो गया? विद्यालय। ये संधि को सीखने का सबसे सरल तरीका है। और समझे, और एक शब्द मैं आपको इधर समझाता हूं, बताता हूं। सती धन ईश। सती के त में बड़ी ई की मात्रा है। ईस आपका बड़ी ई से शुरू हो रहा है। धन के निशान के दोनों तरफ बड़ी ई आ रही है, पीछे भी बड़ी ई आ रही है, आगे भी बड़ी ई आ रही है। फॉर्मूला हमारा कहता है कि यदि पीछे भी बड़ी ई हो, आगे भी बड़ी ई हो, दोनों बड़ी ई मिलती है तो बनती भी बड़ी ई है। अब कैसे करेंगे? जैसा कि हमने विद्यालय में किया। इस शब्द को हम वही रहने देते हैं, दोबारा लिखते हैं केवल समझने के लिए। आपको ऐसा एक हर जगह करने की आवश्यकता नहीं, ये केवल समझने के लिए होता है। अगर आपसे कोई सीधा कोई शब्द ही पूछ ले और उसका संधि विच्छेद आप इस तरह करके उसको उत्तर दो, तो ये लिखित रूप में मान्य नहीं होगा। ये केवल समझने के लिए है। मैं आपको सचेत कर रहा हूं, समझा रहा हूं। ये केवल समझने के लिए है, ये आपका उचित उत्तर नहीं है। ये इस शब्द का संधि विच्छेद ये हुआ, इस चीज को समझा रहा है ये, तो कि विद्यालय का संधि विच्छेद ये होगा। ये कैसे? ये इसलिए हुआ, विद्याधन आले से विद्यालय बनेगा, ये चीज भी ये बताएगा कि ये बना ऐसे है। तो ये सिर्फ समझने के लिए। तो मैंने उस मूल शब्द को नहीं हटाया है, यहां भी मैंने मूल शब्द को नहीं हटाया। विद्याधन आले अपनी जगह, इनके बराबर विद्यालय बन गया, वो भी अपनी जगह। सती धन ईस ये भी अपनी जगह रहेगा। पर हम अगर इसको देखें थोड़ा समझने के लिए, तो ये सत क्यों रहा? हमने इसकी ई बाहर निकाल ली। ई बाहर निकाल ली। ई में हम क्या जोड़ेंगे? फिर बड़ी ई जोड़ेंगे। बड़ी ई क्यों? क्योंकि वो ईस में है। अगर ऐसी स्थिति रही तो यहां अकेला कौन बचेगा? स। ये स क्यों बचा? क्योंकि ईस का ई यहां आ गया। सत क्यों रह गया? क्योंकि सती का ई यहां आ गया। दोनों ई को जोड़ने से क्या बनता है? ई, बड़ी ई। संधि के दौरान जो नया वर्ण बनता है वो किसको पूरा करता है? अधूरे को। किसको पूरा करेगा? अधूरे को। अधूरा कौन? त। त पे किसकी मात्रा जाएगी? बड़ी ई की। इस आधार पे हमारा जो शब्द बनेगा अब वो क्या बनेगा? सतीश। सती धन ईश। सती कौन? मां पार्वती का पूर्व जन्म, पहले वाला जन्म, जिसमें मां का नाम सती था। और सती के ईश कौन हुए? शिव। अर्थात सतीश हमारा किसका पर्यायवाची है? शिव का पर्यायवाची। शिव
सती के है ईश जो, अर्थात शिव। समास की बात करेंगे तो कौन सा होगा? बहुब्रीहि। चलिए, 2 उदाहरण मैंने आपको समझा दिए, अब आप ऊ वाला उदाहरण भी समझिए। मृत्यु धन उपरांत, ये रहा आपका शब्द। पहली बात तो यह कि इस शब्द को जोड़ने के बाद जो नया शब्द बनेगा, उस शब्द को लगभग बहुत सारे लोग गलत बोलते हैं, गलत पढ़ते हैं, गलत लिखते हैं। क्या पढ़ते हैं, क्या लिखते हैं गलत? सही क्या होगा ये तो अभी हम इस नियम के तहत देख ही लेंगे, पर इस शब्द का जो गलत रूप प्रचलन में है वो आप मुझसे एग्री करेंगे कि हाँ सर आपने सही कहा। वो गलत रूप आपका जो है वो है मृत्योपरांत। मैं इस पे यहां क्रॉस का निशान लगाऊंगा क्योंकि ये गलत शब्द है, मृत्योपरांत। आप एग्री करेंगे मेरी बात से कि हाँ सर हमने कहीं ना कहीं इस शब्द को इस रूप में देखा है। किस रूप में? मृत्योपरांत के रूप में। और हाँ, अब यहां हम देखते हैं, इसको फिर ऐसे ही रहने देंगे। मृत्यु के य में ऊ की मात्रा है, अलग करके देखेंगे, ऊ की मात्रा निकल गई, यह बच गया आधा, बाहर कौन निकला? छोटा ऊ। पीछे आ रहा है उपरांत, उपरांत में भी क्या है? छोटा ऊ। अगर ऊ यहां आ जाएगा तो पीछे क्या रह जाएगा? परांत। क्या बच जाएगा? परांत। अब ये ऊ यहां ले लिया, दोनों ऊ मिलके क्या बनाएंगे? बड़ा ऊ। अब ये बड़ा ऊ किस पे आएगा? ये पे, क्योंकि संधि के दौरान जो नया वर्ण बनता है वो अधूरे को पूरा करता है। बड़ा ऊ ये पे आएगा तो ये पे मात्रा किसकी आएगी? बड़े ऊ की, मृत्युपरांत। अब जो हमारा शब्द बना, देखें आप, मृत्युपरांत एकदम शुद्ध शब्द है, सही शब्द है। मृत्युपरांत का अर्थ मृत्यु के बाद। गलत शब्द कौन सा हो जाएगा? मृत्युपरांत। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो अशुद्ध रूप में भारी भरकम मात्रा में प्रचलन में है। बहुत सारे लोग उनका गलत ही प्रयोग अब तक करते आ रहे हैं। अब हम थोड़ा इस ढर्रे को बदलेंगे, कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा शब्दों का शुद्ध रूप पढ़ें, शुद्ध रूप में उनको समझे, देखें कि क्यों शुद्ध हैं, क्यों अशुद्ध हैं। सारी चीजें मैं धीरे धीरे आपको बताता हुआ, सिखाता हुआ चलूंगा। तो यहां तक आप, मुझे उम्मीद है कि दीर्घ स्वर संधि के इस परिभाषा के साथ साथ नियम को समझते हुए तीनों उदाहरणों को आप समझे होंगे। हालांकि इतनी नॉलेज आपको पहले से भी होती है, फिर भी मेरा तो प्रयास रहेगा कि मैं शुरू से ही आपको जीरो से ही बताता हुआ चलूं। तीनों शब्द यदि आपने देख लिए हैं तो हम इसके कुछ और उदाहरणों पर चर्चा करते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़े, चलें। चलिए देखिए, दीर्घ स्वर संधि ही का अध्ययन कर रहे हैं और अब हम इसके उदाहरण पढ़ रहे हैं। दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण, कुछ शब्द ऐसे लिखूंगा जिनका आपको संधि करना है और कुछ शब्द ऐसे लिखूंगा जिनका संधि विच्छेद करना है। दीप धन अवली, काव्य धन अंजलि, अमृत धन अंजलि, अमृत धन अंजलि। अभय धन अरण्य, अभय धन अरण्य, अंते धन अक्षरी, अंते धन अक्षरी। दिवस धन अंत, काराधन आगार, सभाधन आकार। लीजिए, सबसे पहले तो इन शब्दों की संधि कर दीजिए और अब जो शब्द लिखने जा रहा हूं उनका संधि विच्छेद कर दीजिए। पहले तो इनकी संधि करो। मृगांक, शशांक, मृगारी, मुरारी,
कंसारी, कामातुर, देहांत, शांत, प्राप्त, मुक्तावली। चलिए, इनका आपको संधि करनी है और उन शब्दों का आपको संधि विच्छेद करना है। कीजिए, कुछ समय आपको देता हूं मैं, कुछ सेकंड्स। आप चाहो तो वीडियो को रोक के कर सकते हो, चाहो तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। चलिए देख ली, आपने कर लिए होंगे, मुझे उम्मीद है पूरी। दीप धन अवली से दीप के प में अ है, अवली में अ है। प का अ और अवली का अ मिलेंगे, दोनों मिलके आ बनाएंगे, तो फिर प पे मात्रा आएगी आ की, और शब्द हमारा क्या हो जाएगा? दीपावली। दीपावली में कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि। अगला शब्द क्या हो जाएगा आपका? काव्यांजलि। काव्यांजलि। सतर्क रहे, सावधान रहे कि अंजलि में मात्रा छोटी ई की आती है ल पे। काव्यांजलि। अमृतांजलि, अमृतांजलि। अमृत धनांजलि, अमृतांजलि। अभय धन अरण्य, अभयारण्य, अभयारण्य। कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर हमने जो अभयारण्य देखा था ना, उसमें भ आधा था। आधे भ वाला अभयारण्य जो होता है, आप पढ़ते हैं अक्सर ज्योग्राफी की किताबों में, अपने जो जीके पढ़ने वाले जो गुरुजन होते हैं देते हैं कि जी हम तो कैसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि दिक्कत तो है, पर क्या करें। अभयारण्य जो आपका होगा वो पूरा भ आएगा, इसमें आधा भ नहीं आता। अभय धन अरण्य, बिना भय के जहां जानवर निवास करते हो, जंगली जानवर जहां रहते हो, ऐसा अरण्य, ऐसा जंगल, ऐसा कानन, वो आपका अभयारण्य कहलाता है। और आगे देखें, अंत्य धन अक्षरी, अंत्याक्षरी। अंत के अक्षर से जो वापस शुरू हो जाए वही हमारी अंत्याक्षरी होती है। एक खेल होता है जिसमें गीत वगैरह गाए जाते हैं। दिवसांत, दिवस धन अंत, दिवसांत, दिवस का अंत। फिर क्या होगा? कारागार, कारागार। यहां भी गलतियां करते हैं बच्चे। कारागार का संधि विच्छेद बहुत सारे बच्चे सही नहीं कर पाते हैं। कारागार, काराधन आगार। कारा का अर्थ होता है कैदी, आगार का अर्थ होता है स्थान। ऐसा स्थान जहां कैदियों को रखा जाता है वही कारागार कहलाएगा। सभागार, सभा के लिए जो आगार होगा, सभा के लिए जो स्थान होगा, वो आपका सभागार कहलाएगा। तो ये तो हो गई आपकी संधि। अब बाकी शब्दों का क्या करेंगे? संधि विच्छेद। देखें क्या संधि विच्छेद होगा। मृगांक का संधि विच्छेद क्या होगा? मृग धन अंक, मृग धन अंक। क्या अर्थ होगा? चंद्रमा। मृगांक किसका अर्थ होता है? चंद्रमा। चंद्रमा का पर्यायवाची मृगांक होता है आपका। मृग धन अंक, मृग है जिसके अंक में, मृग का अर्थ हरिण है, और हरिण जिसकी गोद में हो, क्योंकि अंक के 2-3 अर्थ होते हैं। पहले समझ ही लो कि ये जो अंक शब्द है, इस अंक के क्या क्या मायने होते हैं। अंक का अर्थ होता है गोद, आप इसको कह सकते हैं हृदय, आप इसको कह सकते हैं दाग, आप इसको कह सकते हैं चिन्ह, और आप इसी को कह सकते हैं संख्या। लीजिए, मैंने आपको ये अंक के अर्थ बता दिए। सारे के सारे किसके अर्थ हैं? अंक शब्द के अर्थ है। क्या क्या? संख्या है, चिन्ह है, दाग है, हृदय है, गोद है। यहाँ इस अंक का अर्थ आप हृदय से ले सकते हैं, गोद से लेते हैं। जिसके हृदय में मृग हो या जिसकी गोद में मृग हो, उसी को हम मृगांक कहते हैं। कौन हो जाएगा? चंद्रमा। मानते हैं कि चंद्रमा के अंक में मृग बैठा हुआ है। देख लीजिए, इस शब्द को भी आप लिख लीजिए। जो भी चीज़ मैं बोर्ड पर लिखता हूँ, कुछ चीज़ें उनको आप तुरंत लिख लिया करें, वो भी आपके लिए हितकर साबित होगी। चलें, शशांक, सस धन अंक। कुछ लोग मानते हैं कि मृग नहीं सस है, तो कोई बात नहीं, सस मान लेंगे। सस किसको कहते हैं? खरगोश को।
खरगोश है जिसकी गोद में, शशांक, अर्थात ये भी चंद्रमा का पर्यायवाची हो जाता है। दोनों शब्दों में आपका समास बहुब्रीहि होता है। आप सोचेंगे, कहेंगे कि सर अभी से समास क्यों बता रहे हो, हम तो संधि पे बात कर रहे हैं। देखिए, पढ़ने का उचित तरीका क्या होता है ज्यादा तो मैं नहीं जानता, पर जितना जानता हूं वो आपसे शेयर कर। कोई भी शब्द हो, उस शब्द की जितनी भी जानकारियां हो, उस शब्द का पर्यायवाची क्या हो सकता है, उस शब्द का विलोम शब्द क्या हो सकता है, उस शब्द के और अर्थ क्या हो सकते हैं, वो शब्द संधि में आएगा तो उसकी संधि क्या होगी, वो शब्द समास में आएगा तो उस शब्द में समास क्या होगा। अगर प्रत्येक शब्द पे आपकी पेनी दृष्टि इस प्रकार से रहे कि आप ये सारी चीजें उसके साथ जोड़ के चलो, उस शब्द के साथ देखो, तो फिर देखो आपकी तैयारी में चार चांद कैसे लगते हैं। यही नियम है, यही सिद्धांत है कि आप प्रत्येक शब्द पे अपनी पकड़ गहराई से रखो। मृगारी, मृग धन अरि, मृग का शत्रु, अरि किसको बोलते हैं, शत्रु को, और मृग का शत्रु कौन हुआ। बच्चों से जब प्रश्न पूछता हूं तो कई प्रकार के उत्तर आते हैं, पर आप साफ साफ याद रखें, अरि मृग, मृग का अरि कुत्ते को बोलते हैं, स्वान को बोलते हैं, कुत्ते का पर्यायवाची है मृगारी। अगला शब्द है आपका मुरारी, मूर्धन अरि, मूर नामक राक्षस का जो शत्रु है वो मुरारी है, और मुरारी श्री कृष्ण को कहते हैं। यहां गलती इस प्रकार की करते हैं कि जो मुरारी नाम के जो युवक होते हैं, व्यक्ति होते हैं, कोई भी होते हैं, वो अपने मुरारी नाम में जो ई की मात्रा लगाते हैं वो बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं। आप भी मेरी बात से सहमत होंगे, मुरारी में बड़ी ई की मात्रा नहीं आएगी, उसमें छोटी ई की मात्रा आएगी, क्योंकि शब्द किससे बना है, मूर्धन अरि से, मुरारी, दीर्घ स्वर संधि हो रही है। अगला शब्द क्या है आपका, भगवान कृष्ण का पर्यायवाची है, क्योंकि मूर नामक राक्षस का वध भगवान कृष्ण ने किया था। कंसारी, कंस धन अरि, कंस धन अरि, कंस का शत्रु, कंस का शत्रु भी वही है जो मूर का शत्रु है, अर्थात कृष्ण ही दोनों शब्दों के पर्यायवाची, मुरारी और कंसारी दोनों कृष्ण हैं। कामातुर, कामधन आतुर, कामधन आतुर, काम वासना जिस पे सवार हो उसको कहेंगे। देहांत, देह धन अंत, देह धन अंत, ये देहांत, देह का अंत हो जाना, जीवन लीला समाप्त हो जाना। शांत, सधन अंत, अंत सहित शांत। प्राप्त, प्रधन आप्त, और अंतिम शब्द जो आपका है अभी के बोर्ड पे, मुक्त धन अवली नहीं, मुक्ता धन अवली। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं। मोतियों की कतार, मोतियों की पंक्ति, अवली का अर्थ सामान्यतः कतार से होता है, पंक्ति से होता है। मुक्तावली मोतियों की माला को बोल देते हैं, मुक्तावली जो मोतियों से बनी हो। ये आपके दीर्घ स्वर संधि के कुछ उदाहरण मैंने लिखे हैं। ये अंतिम उदाहरण नहीं है, इनके अलावा बहुत सारे उदाहरण हैं जिन पे आपको काम करना है, लिखना है, देखना है, समझना है। ये केवल उनका आधार मात्र है कि उनको समझने में ये आपकी मदद करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीर्घ स्वर संधि के हम आ वाले उदाहरण देख रहे हैं, अब ई वाले कुछ उदाहरणों पे चर्चा करेंगे। चलो इन सारे उदाहरणों को देख लो, एक बार लिख लो चाहो तो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम ई वाले उदाहरणों को ले लेते, वो आ वाले उदाहरण थे। चलो पहले वही तरीका, पहले संधि करेंगे, फिर कुछ शब्दों का संधि विच्छेद करेंगे। रवि धन इंद्र, कवि धन ईश, श्री धन ईश, परी धन इक्सा, प्रति धन इक्सा, वी धन इक्सा, वी धन इक्षक, अभिधन इप्सा। लीजिए इन शब्दों की आप संधि कर दीजिए। अब जो शब्द लिख रहा हूं
उनका संधि विच्छेद कर दीजिए। पहला शब्द इधर लिख रहा हूं मैं आपका अभिष्ट, अगला शब्द है आपका अभिप्सित, फिर लिख रहा हूं मैं परीक्षित, अब है प्रतीक्षित। वीक्षण, परीक्षक। और देखिए अधीत, प्रतीत, अतीत, अधीन, ये लीजिए, इनकी संधि कर दीजिए और उनका संधि विच्छेद कर दीजिए। देखो कर लिया आपने, चलो देखते हैं कर लिए होंगे। रवि धन इंद्र से शब्द क्या बनेगा? रविंद्र। बड़ा सामान्य सा शब्द बनेगा रविंद्र, पर फिर भी बहुत सारे जो रविंद्र नाम के जो व्यक्ति होते हैं वो रविंद्र को अक्सर गलत लिखते हैं, वो छोटी ई की मात्रा लगा देते हैं। कवीस में मात्रा कैसी आएगी? बड़ी ई की मात्रा आएगी कवीस। श्रीस में कैसी मात्रा आएगी? तो श्री में तो पहले ही बड़ी ई की मात्रा है और श्रीस में भी बड़ी ई की मात्रा आएगी। श्रीस शब्द अर्थ की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। श्री का अर्थ लक्ष्मी होता है, ईश का अर्थ स्वामी होता है। श्री के है ईश जो, अर्थात भगवान विष्णु को श्रीस कहते हैं। और श्रीस में आपका बहुब्री समास है। परिधन इक्सा शब्द क्या बन जाएगा? परीक्षा। परीक्षा में बड़ी की मात्रा आती है। परीक्षा का अर्थ जांच होता है, परीक्षा का अर्थ परख होता है। लेकिन मैं इसी के साथ साथ आपको एक और शब्द बताऊंगा, छोटी ई की मात्रा वाला परीक्षा। आप में से बहुत सारे जवाब देंगे कि सर ये अगर परीक्षा में बड़ी ई की मात्रा आती है तो छोटी ई की मात्रा वाला परीक्षा ये तो गलत शब्द हो जाएगा। जी नहीं, ये गलत शब्द नहीं है। इस परीक्षा शब्द का अर्थ होता है कीचड़। इसका अर्थ क्या होता है? कीचड़, जिसको हम गारा बोलते हैं सामान्य ग्रामीण भाषा में। गारा, कीच, करदम, कीचड़, परीक्षा, पंख बोल देते हैं परीक्षा। तो अलग परीक्षा है, ये वही परीक्षा है जिसकी हम तैयारी करते रहते हैं। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, ये आपका प्रतीक्षा। प्रतीक्षा शब्द में भी दीर्घ संधि है। प्रतिधन इक्षा से शब्द बनता है। प्रतीक्षा का अर्थ होता है इंतजार। विधन इक्षा बराबर क्या बनेगा? वीक्षा। वीक्षा का अर्थ क्या होता है? निगरानी रखना होता है। निगरानी किसी भी चीज पे वीक्षा, देखभाल को वीक्षा कहते हैं। वीक्षक, निगरानी रखने वाला। वीक्षक कौन हुआ? निगरानी रखने वाला। वीक्षक, वीक्षा का जो कार्य करता है वो वीक्षक कहलाता है। आपकी कॉपियां वगैरह पे साइन कर जाता है। परीक्षा हॉल में जो आपके ऊपर कर लिया आपने संधि, अब संधि विच्छेद भी कर लिया होगा। देखो क्या क्या संधि विच्छेद किया आपने। चलिए देखते हैं। अभिधन इष्ट, अभिधन इष्ट। अभिष्ट का अर्थ क्या होता है? इच्छित, जिसकी इच्छा की गई हो। चाहा गया, जिसकी चाहत हो। अभिष्ट। अभिप्सित, अभिधन इप्सित, जिसकी तीव्र इच्छा की गई हो। परीक्षित, परिधन इक्षित, परिधन इक्षित। परीक्षित, प्रतिधन इक्षित, प्रतिधन इक्षित, जिसका इंतजार किया जा रहा हो। प्रतीक्षित। विधन ईक्षण, वीक्षण। वीक्षण क्या होता है? वीक्षा का कार्य ही वीक्षण कहलाता है। वीक्षण में आपको पहले वीक्षा बता चुका हूं। परिधन ईक्षक,
परीक्षा का कार्य करने वाला अर्थात परीक्षा लेने वाला परीक्षक। अधिधनइत, अधिधनइत, प्रतिधनइत, प्रतिधनइत, प्रतीत, अतिधनइत, अतिधनइत, अतीत बीता हुआ समय, प्रतीत महसूस किया हुआ, अधीत जिसका अध्ययन कर लिया गया है, अधीन किसी के वश में होना, अधिधन इन। ये लीजिए, ये आपके शब्दों की संधि भी हो गई और संधि विच्छेद भी हो गया। देखिए, अ वाले उदाहरण हमने कर लिए, ई वाले उदाहरण हमने कर लिए। अब दीर्घ स्वर संधि में हमारा आता है अगला चरण जो है ऊ वाले उदाहरण, यानी कि ऊ के नियम के उदाहरण। उनको भी देख लेते हैं क्या होंगे वो। चलो देखो, पहले वही क्रम रहेगा, पहले संधि करेंगे फिर संधि विच्छेद करेंगे। लघु धन उत्तर, लघु धन उपदेश, साधु धन उपदेश, साधु धन उपदेश, भूधन उपरी, भूधन उपरी, सूधन उक्त, कटु धन उक्ति, वधु धन उत्साह, चमू धन उत्साह। लीजिए, इनकी संधि करनी है, उत्साह, और अब उधर जो शब्द लिखे जाएंगे उनका संधि विच्छेद करना है। पहले इनकी संधि कर लीजिए, फिर उनका संधि विच्छेद कर लेंगे। क्या क्या शब्द होंगे आपके इधर देखो, भूर्जा, भूष्मा, भूर्ध्व, मृत्यु उपरांत। हालांकि मैं आपको बता चुका हूं पहले, मृत्यु उपरांत। गुरूपदेश, मरुद्यान, वधुल्लास, अनूदित। लीजिए, कर दीजिए संधि और संधि विच्छेद इन शब्दों का, देखें क्या होता है। लघु धन उत्तर बराबर क्या बनेगा, लघु उत्तर, क्यों मात्रा बड़े ऊ की आई, दोनों छोटे छोटे ऊ मिले तो बड़ा ऊ हो गया, और लघुत्तर में मात्रा कैसी आएगी, बड़े ऊ की मात्रा आएगी। जी ठीक है, लघुत्तर में बड़े ऊ की मात्रा आ जाएगी, पर इसके साथ साथ मैं एक चीज और आपको बताऊंगा। अब जब किसी भी शब्द के साथ साथ में कोई चीज बताता हूं तो आप उसको थोड़ा ज्यादा गंभीरता से लें। वो कुछ, हाँ, वो आपके काम आ सकती है, जल्दी काम आ सकती है, उससे संबंधित चीज आपके परीक्षा में आपको मिल सकती है। एक शब्द आपका ये होता है लघुतर, ये लघुत्तर है, ये लघुतर है। लघु के पीछे तर जुड़ा हुआ है, इसमें कोई संधि नहीं हो रही है, तर प्रत्यय लगा हुआ है लघु के पीछे। तर प्रत्यय क्या होता है, ये विशेषण की अवस्थाएं बताने वाला प्रत्यय होता है, तो ये अवस्थाओं में उत्तरावस्था को दर्शाता है तर प्रत्यय। लघु के पीछे तर लगता है, लघु के पीछे तम भी लग जाता है, तो वो उत्तम अवस्था को दर्शाने वाला प्रत्यय होता है कौन, तम, लघुत्तम। लघुतर किसी से छोटा, उत्तरावस्था को दर्शाता है। कंपेरेटिव डिग्री आपके, जैसे आप अंग्रेजी में पढ़ते हो, कंपेरेटिव डिग्री, कंपेयर करता है किसी ना किसी में, किसी से छोटा, लघुतर। फिर ये लघु उत्तर, छोटे उत्तर, छोटे छोटे आंसर्स,
छोटे छोटे उत्तर, ये वो है, वो भी है। अर्थात ये भी शुद्ध शब्द है, ये भी शुद्ध शब्द है। वो लघुत्तर है, वो किसी से छोटा है, और ये छोटे उत्तर हैं, ये इनका अर्थ है। लघु उपदेश, छोटे छोटे उपदेश, लघु उपदेश, लघु उपदेश। अगला साधुपदेश, साधुपदेश, साधुपदेश। भूपरि, भूपरि। सूक्त, अच्छा कथन, सूक्त। कटुक्ति, कड़वा कथन, बुरी बात, कड़वी बात, कटुक्ति। वधूत्साह, वधूत्साह, वधू के आने से जो उत्साह। चमोत्साह, सेना का उत्साह, चमोत्साह। चमू का अर्थ होता है सेना, उत्साह का अर्थ जोश होता है। सेना का जो जोश है वो चमोत्साह कहलाता है। चलिए, अब आपका शब्द है भूर्जा। इसका संकेत क्या? भूधन ऊर्जा। भू में भी बड़े ऊ की मात्रा और ऊर्जा में भी बड़ा ऊ। अगला शब्द है भूष्मा। भू धन ऊष्मा, भूष्मा। भूर्ध्व, भूधन ऊर्ध्व, भूधन ऊर्ध्व। मृत्युधन उपरांत, पहले बता चुका हूं इसके बारे में। मृत्युधन उपरांत, मृत्यु के बाद। गुरुधन उपदेश, गुरुधन उपदेश। यहां थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है र पे मात्रा लगाने की, कि सर र पे मात्रा कैसे लगाई जाए, कैसे पहचाना जाए कि वो छोटे ऊ की मात्रा है या फिर बड़े ऊ की मात्रा। तो ध्यान दे इस बात पे थोड़ा। ये देखो यहां जो अपना गुरु लिखा हुआ है उस शब्द में र पे मात्रा कुछ इस प्रकार है। देखो यहां देखो, ये र है, इस र पे अगर मात्रा ऐसे लगाएंगे तो ये छोटे ऊ की मात्रा है, और अगर र पे ही हमने मात्रा ऐसे घुमा के लगा दी, यहां घुंडी टाइप करके आपने मात्रा लगा दी, तो ये बड़े ऊ की मात्रा हो जाएगी। कैसे? ऐसे। ये र पे बड़े ऊ की मात्रा, ये र पे छोटे ऊ की मात्रा। ये पहचान करनी जरूरी है। आप इतने लापरवाह होते हो कि कोई सी भी मात्रा लगी हुई हो आपको फर्क ही नहीं पड़ता, जो चल रहा है वो ठीक है। टालने की आदत थोड़ी ज्यादा है, उसको हम थोड़ा कम करेंगे। टालेंगे नहीं, अब शब्दों को सामना करेंगे, उनको देखेंगे कि क्या है। अब मरु उद्यान में र में बड़े ऊ की मात्रा है, उधर करेंगे तो मरु में छोटे ऊ की मात्रा आ जाएगी। तो फिर मरु कैसे लिखेंगे? ऐसे। अंतर आ गया दोनों में, दोबारा अंतर देखो। मरुधन उद्यान, उद्यान में भी छोटा ऊ, मरु उद्यान। अगला शब्द क्या है? वधुल्लास, वधूधन उल्लास। वधु में बड़े ऊ की मात्रा, पीछे उल्लास में छोटा ऊ, वधुल्लास। अनुदित, अनुधन उदित, अनुधन उदित। अनुदित शब्द दो अर्थ होते हैं, जिसका उदय बाद में हुआ है वो भी अनुदित है, और जिसका कर दिया गया हो वो भी अनुदित है। क्योंकि इसके लिए जो अशुद्ध शब्द जो रहता है प्रचलन में वो रहता है अनुवादित। अनुवादित शब्द व्याकरण की दृष्टि से गलत है, अशुद्ध है। इसके स्थान पे सही शब्द कौन सा होना चाहिए? अनुदित, जो कि ये है, ये सही है आपका। अनुवादित गलत होता है, अनुवादित नहीं होता, क्या होता है? अनुदित होता है। जिसका अनुवाद कर दिया गया है उसको अनुदित बोलते, ना कि अनुवादित। पर बोलने वाले ज्यादातर इसी को बोलते रहते हैं, जो कि गलत है। ये लीजिए, और इसी के साथ साथ हम दीर्घ स्वर संधि का अध्ययन कर चुके हैं। दीर्घ स्वर संधि आपकी पूर्ण हुई। मैं फिर दोहरा रहा हूं इस बात को कि यही उदाहरण अंतिम नहीं है, केवल इतने ही उदाहरण नहीं है, इनके अलावा कई सारे उदाहरण हैं। पर केवल दीर्घ संधि का ही हमें अध्ययन नहीं करना है, और भी चीजें पढ़नी है। तो कुछ चीजें हमें छोड़ते हुए चलना है, बाकी चीजों पे भी फोकस करना है, उन पे भी ध्यान देना है। सारी चीजें एक जगह नहीं पढ़ी जा सकती। पर हाँ, अगर ये उदाहरण आपको आते हैं तो आप यकीन मानिए कि इन्हीं के माध्यम से आप इनसे संबंधित और भी उदाहरण जो आएंगे उनको भी हल कर पाएंगे। ये मैं इतनी जिम्मेदारी से कह सकता हूं। चलिए देखते हैं, ये आपकी दीर्घ स्वर संधि होगी। अब संधि कौन सी आएगी? हमारी गुण स्वर संधि। चलिए
अब हम पढ़ेंगे गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि, स्वर संधि का ही भेद है गुण स्वर संधि। इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि दो भिन्न जाति के स्वर मिलते हैं और उनके मिलने से एक नया स्वर बन जाता है, एक नया वर्ण बन जाता है और उसमें दोनों के गुण होते हैं, इसलिए वो गुण स्वर संधि होती है। कैसे? सीधा मैं इस फॉर्मूले पे बात करता हूं कि अ और आ यदि ई और ई से मिला दिए जाएं तो इन दोनों के मिलने से जो नया वर्ण बनता है वो बनता है ए, जिसमें अ आ गुण हो, ई के भी गुण हो, वो वर्ण क्या होगा? हमारा ए होगा। और फॉर्मूले को आगे गति दूं, आगे कुछ बताऊं, तो अब हमारा इसमें जोड़ा जाएगा उ ऊ। किसमें? अ आ में। अ आ में यदि उ ऊ को जोड़ा जाए तो हमारा वर्ण बनेगा ओ। फिर इसको आगे बढ़ाते हैं तो अ आ में यदि री जोड़ा जाए तो यहां वर्ण बनेगा हमारा अर। क्या क्या बना? अ आ में ई ई जोड़ा ए बना, अ आ में उ ऊ जोड़ा ओ बना और अ आ में री जोड़ा अर बना। बन गया तीनों। ये तो हो गया आपका फॉर्मूला। यही समझ लीजिए तीनों के शब्द। तीनों के शब्द समझने के बाद फिर तीनों के कुछ उदाहरण कर लेंगे और इस प्रकार पूरा गुण स्वर संधि को समझ लेंगे। कैसे बनेगा ए? जरा ध्यान दीजिए। हमारे देवताओं में प्रथम पूज्य जो देव है उन्हीं से शुरुआत करते हैं। गण धन ईश। गण का अर्थ वैसे तो होता है समूह। गण किसे कहते हैं? समूह को कहते हैं, किंतु शिव जी के जो चेले हैं, शिव जी के जो भक्त हैं, वो गण कहलाते हैं। और उन्हीं गणों का जो ईश नियुक्त किया गया था शिव जी के द्वारा, वो किसको किया गया था? अपने ही पुत्र गणेश को किया गया था, इसीलिए वो गणेश कहलाए। गण के अण में अ है, पीछे ईश में ई है। उसी विधि से एक बार तीनों शब्दों को कर लेते हैं, 3 शब्द फॉर्मूले के, और फिर क्रमशः वैसे ही एक एक करके सारे शब्दों को करेंगे। गण, मैं गण को दोबारा लिख रहा हूं लेकिन अणा पे मैंने हलंत लगा दिया। अब आप समझ गए होंगे कि मैं अणा में से अ को बाहर निकालूंगा, क्योंकि कोई भी व्यंजन स्वर के बिना अधूरा होता है। प्रत्येक व्यंजन को पूरा होने के लिए उसमें कम से कम स्वर होता है। अ तो होता ही होता है। गण में अ था, अ बाहर आ गया, अण आधा रह गया। पीछे क्या है? ईश। ईश में से अगर ई आ जाएगा तो अकेला कौन रह जाएगा? स। और अ में जब ई मिलेगा तो बनेगा क्या? ए। ये बात कौन कहता है? ये अपना फॉर्मूला कहता है। अ में यदि ई जोड़ी जाए तो ए बनेगा। हम अब तक कहते आए थे संधि के दौरान जो नया वर्ण बनेगा वो अधूरे वर्ण को पूरा करेगा। अधूरा वर्ण कौन है? अण। नया वर्ण क्या बना? ए। अण पे अब ए जाएगा तो इस आधार पे जो हमारा शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? गणेश। बिल्कुल सही। गण गणेश से क्या बनेगा? गणेश। गणों के ईश, गणों के स्वामी गणेश। चीज क्लियर हुई? ये क्या है? ये आपके समझने के लिए है। समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को थोड़ा पीछे लेके फिर दोबारा देखिए कि ये क्या है। चलिए आगे देखते हैं। ये पहला वाला अपन ने इसको पूरा कर लिया नियम को। दूसरा वाला देखते हैं क्या होता है। महाधन उत्सव। महा के ह में आ की मात्रा है, उत्सव में ऊ आ रहा है, आ के बाद ऊ आ रहा है और आ से जब ऊ मिलता है तो ओ बनता है। अब क्या करें? अब वही करें जो अब तक करते आ रहे हैं। महा को दोबारा लिखेंगे लेकिन अब ह पे मैंने हलंत लगा दिया। क्या किया? आ को बाहर निकाल लिया। आ में किसको मिलाया? ऊ को मिलाया। पीछे अगर ऊ को मिलाया तो ये अकेला कौन? ऐसा बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? चलो देखो, आ और ऊ दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है? आ और ऊ दोनों मिलते हैं तो बोलेंगे आप कि ओ बनता है। ओ जब बना तो नया वर्ण किस पे जाता है? अधूरे वर्ण पे। अधूरा कौन बचा हुआ है? ह। इधर नहीं लेके जाना है, धन के निशान के पहले ही लेके जाना है। ह पे गया। चलो देखें, म ह में अब किसकी मात्रा? ओ की मात्रा। त आधा स और व। शब्द क्या बना? महोत्सव। महोत्सव में कौन सी संधि?
गुण स्वर संधि। संधि विच्छेद क्या होगा? महाधन उत्सव। कैसे हुआ? ऐसे हुआ, ये ऐसे। समझ गए बात को? चलो समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं। अगला तीसरा फॉर्मूला, इसको सिद्ध करते हैं। सप्त धन ऋषि। सप्त धन ऋषि। सप्त के त में अ है, अ के बाद री आ रहा है, अ और री मिलता है तो अर बनता है। अर में अ पूरा है और अ तो पूरा होता ही है, कोई भी स्वर अपने आप में पूरा ही होता है। र आधा है, आधे र का क्या होगा अभी समझते हैं। पहले इस चीज को यहां लिखता हूं दोबारा। मैं वापस सप्त लिख रहा हूं। सप्त में त लिख दिया, त पे हलंत लगा दिया, त का अ बाहर निकाल लिया। अ में किसको मिलाया? ऋषि को। जब ऋषि को मिलाया तो यहां अकेला कौन रह गया? सी, क्योंकि ऋषि का जो री था उसको नीचे ले आए तो यहां सी बचा। अब देखें, अ और री मिलकर क्या बनाते हैं? अभी अभी मैंने बताया कि अर बनाते हैं, और यहां लिखा भी हुआ है कि अ और री मिलकर अर बनाते हैं। अर अब तक एक एक वर्ण बन रहा था, सीधी सी बात थी, यहां से यहां आता था और इसको पूरा कर देता था। पर अभी ये पहली बार है कि डेढ़ वर्ण बना है। कितना वर्ण? डेढ़ वर्ण। डेढ़ वर्ण में कौन कौन? अ और र। क्रम वही रहेगा, अ तो जाएगा वापस त पे, त को कर देगा पूरा। आधा र जो बचेगा, आधे र की ये हालत होती है कि र यदि आधा हो तो वो अपने बाद आने वाले वर्ण के ऊपर चला जाता है। र आधा है क्योंकि ये त में अ आ गया तो त के बाद फिर आधा र और फिर सी है, तो आधा र अपने बाद आने वाले सी के ऊपर निकल जाएगा। और इस प्रकार हमारा शब्द जो बनेगा वो बनेगा सप्तर्षि। देख लीजिए, यहां तक किसी को कोई संदेह, कोई शक, कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो मैं अभी तो आप लोग जवाब दे नहीं पाओगे क्योंकि आप मुझसे जुड़ नहीं रहे हो। तो आप एक काम करें, कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपका जवाब देने की कोशिश करूंगा। कोई भी चीज समझ में जो अब तक नहीं आ रही, हालांकि मेरी कोशिश यही रही है कि मैं सरल से सरलतम तरीके से आपको बताता हुआ चलूं, समझाता हुआ चलूं। सप्तऋषि से ऐसे, सप्तधन ऋषि से शब्द हमारा क्या बन गया? सप्तर्षि। सात ऋषि, सप्तर्षि। ये गुण स्वर संधि की जो मूलभूत जो चीज है, इस फॉर्मूले को हमने इन तीन शब्दों के माध्यम से समझ लिया है। अब क्या कीजिएगा? अब करेंगे हम इसके उदाहरण। किसके? गुण स्वर संधि के। कि गुण स्वर संधि के उदाहरण कौन कौन से होते हैं, क्या क्या शब्द बनते हैं, क्या क्या संधि विच्छेद होता है, कैसे संधि होती है। एक बार इस सारी चीज को आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब गुण स्वर संधि के उदाहरण। क्या क्रम रहेगा? वही क्रम रहेगा, पहले शब्दों का संधि करेंगे, फिर कुछ शब्दों का संधि विच्छेद करेंगे। तो पहले इन शब्दों का हम संधि करेंगे। महाधन ईश, सुरधन ईश, ईश, नरधन ईश, नरधन इंद्र, लोकधन ईश, लोकधन इंद्र, धर्मधन इंद्र, इतर धन इतर। लीजिए, ये शब्द आपके संधि करने के लिए हैं और कुछ शब्द जो अब उधर लिखूंगा वो संधि विच्छेद करने के लिए होंगे। लिख लीजिए, इन शब्दों को आप जोड़िए, कोशिश कीजिए। आपसे होंगे, ये जरूर होंगे, इतना तो आप समझते हैं, जानते भी। और फिर कुछ शब्द मैं और आपके लिए लिख देता हूं। विवाहेतर, गुड़ाकेश, ऋषिकेश, हर्षिकेश,
दिनेश, भावेश, सतेंद्र, दशमेश, प्रथमेश। लीजिए देखते हैं, इन शब्दों को समझते हैं, करते हैं, इनका संधि क्या होगा, संधि विच्छेद क्या होगा। महाधन ईस से क्या बनेगा? महा के ह में आ है, आ से ई जुड़ता है, ए बनता है, वो जो ए है वो वापस ह पे जाएगा तो ह पे एक ही मात्रा आएगी। इस प्रकार हमारा शब्द क्या बनेगा? महेश। महा है जो ईस, महेश शिव का पर्याय हो गया, महेश शिव को कहेंगे। सुरधन ईस बराबर सुरेश, सुरों के हैं ईस जो, अर्थात इंद्र। नरेश, नरों के हैं ईस जो, अर्थात राजा। ये राजा का पर्यायवाची है, इंद्र का पर्यायवाची। नरेंद्र, ये भी राजा का पर्यायवाची है, नरों के इंद्र, नरेंद्र। लोकेश, लोकधन ईस बराबर लोकेश, ब्रह्मा जी का पर्यायवाची है। लोकेंद्र, लोकेंद्र। धर्मेंद्र, धर्मेंद्र। इतरेतर, इतरेतर। ये एक समास का भेद भी होता है, द्वंद्व समास का, इतरेतर द्वंद्व समास। ये इसका, ये तो इनकी संधि हो गई। और अब उन शब्दों का क्या करें? संधि विच्छेद करेंगे। तो देखो, विवाह धन इतर, विवाह धन इतर। विवाह से परे, विवाह से अलग, विवाहेतर। गुड़ाका धन ईस, गुड़ाका धन ईस। क्या होता है? नींद का स्वामी। गुड़ाका नींद को बोलते हैं, ईस का मतलब स्वामी होता है, गुड़ाकेश होता है नींद का स्वामी। अर्जुन अर्थात या फिर शिव, या तो अर्जुन को गुड़ाकेश कहते हैं या शिव को गुड़ाकेश कहते हैं, क्योंकि दोनों ने नींद पे विजय प्राप्त कर ली थी। पहली चीज तो यह कि दोनों में से एक शब्द को आपको सही ठहराना है और एक को गलत। सही कौन सा होगा? ऋषिकेश। गलत कौन सा होगा? ऋषिकेश। ज्यादातर जगहों पे आपको यही शब्द देखने को मिलेगा। ये शुद्ध नहीं है, शुद्ध शब्द अपना ये है। संधि विच्छेद भी इसी का होगा। ऋषिक धन ईश, इंद्रियों का स्वामी। हरि विष्णु को कहते हैं, कृष्ण को कहते हैं। दिनेश, दिन धन ईश, दिन का स्वामी अर्थात सूर्य। भावेश, भाव धन ईश, भावेश। अगला सत्य धन इंद्र, सतेंद्र, सत्य धन इंद्र। दशम धन ईश, दशम धन ईश। प्रथम धन ईश, प्रथमेश। ये लीजिए, ये हमारे ई वाले उदाहरण हैं, यानी कि अ से ई मिलता है या आ से ई मिलता है, वही वाले उदाहरण हैं। अभी ऊ वाले और ऋषि वाले बाकी हैं, गुण स्वर संधि चल रही है। तो अब इसमें हम अगले ही क्रम में हम क्या पढ़ेंगे? ओ वाले कुछ उदाहरणों को देखेंगे। सारे शब्दों को आप लिख लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए, और फिर अब आगे बढ़ते हैं हम ऊ वाले उदाहरणों पे। यानी कि अ आ से ओ मिलता है तो क्या बनता है? महाधन उदय। आप लग जाइए अपने काम पर, इन शब्दों का संधि कर दीजिए। प्राण धन उत्सर्ग, प्राण धन उत्सर्ग। हत धन उत्साह, रोग धन उपचार। चरम धन
उत्कर्ष। अंते धन उदय। सर्वधन उदय। उदय। इनका क्या करना है? संधि। अब जो लिख रहा हूं उनका क्या करना है? संधि विच्छेद। उत्तरोत्तर। गुणोत्तर। गुणोत्तर। समुद्रोर्मी। चंद्रोदय। भाग्योदय। जनोपयोगी। मंत्रोच्चारण। यथोचित लीजिए, मैंने गुण स्वर संधि का जो दूसरा वाला अपना नियम था, आ के बाद ऊ आए और ओ बन जाए, उससे संबंधित शब्द आपके सामने ये यहां लिख दिए हैं बोर्ड पे। अब आपका क्या कार्य है कि इन शब्दों का संधि कीजिए और उनकी संधि विच्छेद कीजिए। कर ली होंगे आपने, मुझे उम्मीद है पूरी। चलो देखो क्या किया आपने। इसका बनाया होगा महोदय, इसका प्राणोत्सर्ग, प्राणों का बलिदान, उत्सर्ग का मतलब त्याग देना। ये हतोत्साह, उत्साह को मार देना, उत्साह को हत कर देना। रोगोपचार, रोग का उपचार, रोगोपचार, रोगोपचार। चरमोत्कर्ष, चरमोत्कर्ष। इसका अशुद्ध रूप परीक्षा में आ चुका है। किसका? इस शब्द का। वो जो लिखा हुआ है एकदम सही शब्द है। एक बार पेपर में शब्द आया था ये वाला, चाहो तो आप पुराने पेपर उठा के देख लो, उनमें ये शब्द कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। ये गलत शब्द है चरमोत्कर्ष, उसके स्थान पे सही शब्द क्या होगा? चरम धन उत्कर्ष, चरमोत्कर्ष। किसी के उत्कर्ष का चरम सीमा। अंत्योदय, जिनका अंत होने वाला है उनका उदय कर देना, अंत्योदय। सर्वोदय, सभी का उदय, सर्वोदय। सूर्योदय, सूर्य का उदय, सूर्योदय। यहां आ जाओ, ये लीजिए, इनकी संधि हो गई। अब उनका संधि विच्छेद कर देते हैं। क्या शब्द है अपना? उत्तर धन उत्तर। एकदम शुद्ध लिखे शब्दों को, छोटी छोटी चीजें देखें। उत्तर में डबल त आता है, इसका मतलब डबल त दोनों तरफ आना चाहिए। गुणोत्तर, गुण धन उत्तर, गुणोत्तर। समुद्रोर्मी, समुद्र धन ऊर्मी, ऊर्मी में बड़ा ऊ, सदैव याद रहे। ऊर्मी का अर्थ होता है लहर, समुद्र का अर्थ समुद्र होता है। चंद्रोदय, चंद्रधन उदय, चंद्रोदय। भाग्योदय,
भाग्य धनोदय, भाग्योदय, जन धन उपयोगी, जनोपयोगी, मंत्र धन उच्चारण, मंत्र धन उच्चारण, मंत्रोच्चारण, यथाधन उचित, यथोचित, जैसा उचित हो। लीजिए, हमने संधि भी कर ली है, हमने संधि विच्छेद भी कर लिया है, हम पढ़ रहे हैं गुण संधि। अब गुण संधि में हम दो प्रकार के नियम देख चुके हैं, ई वाले देख चुके हैं, ओ वाले देख चुके हैं। अब जो नियम हमारा बचा हुआ है वो ऋषि वाला बचा हुआ है, यानी कि गुण संधि में ही अब ऋषि वाले नियम को देखेंगे कि क्या होता है उसमें। चलो एक बार सारे शब्दों पे गौर कीजिए, इनको पढ़िए, देखिए, समझिए। चलिए, हम गुण स्वर संधि में चल रहे हैं, ई वाले ऊ वाले देख लिए हैं, और अब हम बात करेंगे किसकी? ऋषि वाले नियम की। चलो देखो, ऋषि वाले में क्या होता है। फॉर्मूला था हमारा कि ऋषि के बाद यदि आ के बाद ऋषि आ जाए या री वाला आ जाए तो वो अर बन जाता है। सप्तर्षि वाला उदाहरण हमने देखा था। अब फिर मैं आपको जिनका पहले संधि करेंगे फिर संधि विच्छेद करेंगे। महाधन ऋषि, कण्वधन ऋषि, सप्तधन ऋषि, ग्रीष्मधन ऋतु, शीतधन ऋतु। उत्तम धन ऋण, अधम धन ऋण, महाधन ऋण। लीजिए, कीजिए। वर्षाधन ऋतु। महाधन ऋषि से तो क्या बनेगा? महर्षि। महाधन ऋषि से क्या बनेगा? महर्षि। कण्वधन ऋषि से कण्वर्षि। सप्तधन ऋषि से सप्तर्षि। ग्रीष्मधन ऋतु से क्या बनेगा? ग्रीष्म ऋतु। शीतधन ऋतु से शीत ऋतु। सर्वाधिक गलतियां बच्चे यहां करते हैं, इसको वो बनाते हैं वर्षार्तु, जबकि वर्षार्तु न बन करके शब्द हमारा क्या बनेगा? वर्षार्तु। कैसे बना, इस चीज को समझे। वर्षा में आ की मात्रा है, आ जब ऋषि से मिलता है तो अर बनता है, अर। अ और आधा र। आधा र तो है वो जो तू के ऊपर चला जाएगा, और जो वो अर बनेगा उसका अ वापस स पे आ जाएगा, तो केवल स पूरा होगा, आ की मात्रा नहीं आएगी। उत्तम धन ऋण शब्द बनेगा उत्तमर्ण, ऋण देने वाला। अधम धन ऋण, अधमर्ण, ऋण लेने वाला, अधमर्ण कहलाता है। महाधन ऋण, महर्ण, और देवधन ऋषि, देवर्षि। लीजिए साहब, कौन सी संधि हमारी समाप्त हो गई है? गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि को हमने अच्छे से और बहुत सहजता से अध्ययन किया है। गुण स्वर संधि में कुछ चीजें मैं और आपको बताना चाहूंगा, और उनको कहेंगे हम गुण स्वर संधि के अपवाद। कहीं अच्छे एग्जाम्स में वो पूछ लिए जाते हैं, तो आप उनको भी साथ के साथ याद रखें। ज़्यादा शब्द नहीं है, कुछ चुनिंदा शब्द है, वो आपको याद आसानी से रह जाएंगे। तो अब यहाँ तक अध्ययन करने के बाद हम गुण स्वर संधि का अपवाद पढ़ते हैं, फिर उसके बाद स्वर संधि का अगला पार्ट पढ़ेंगे। चले देखें क्या देखते हैं अब।
गुण स्वर संधि के अपवाद। अपवाद किसके? गुण के। गुण के अपवाद कौन कौन से शब्द है देखें जरा। प्रौढ़, अक्षोहिणी, स्वेर, स्वेरिणी, सुखार्थ, दसार्ण। देखें क्या प्रौढ़ से क्या बनेगा, यानी कि प्रौढ़ का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा प्रधनोड़। अपवाद क्यों है इस बात को समझना है। प्र के पर और प में र निकला अर्थात र पूरा आधा है, र में अ है, अ के बाद जब बड़ा ऊ आता है तो अ और ऊ मिलकर ओ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ओ बनाते हैं। ओ औ नहीं बनाते। फिर इस प्रौढ़ में दो मात्रा कैसे आई? यही तो अपवाद का कारण बन गया। यदि दो मात्रा नहीं आती, एक ही मात्रा आती तो फिर प्रौढ़ लिखता। प्रौढ़ कैसा लिखा जाता? एक मात्रा वाला। पर एक मात्रा वाला शब्द हो जाएगा अशुद्ध। शुद्ध शब्द भी यही है, मात्रा भी दो ही आनी है। अ और उ मिलकर ओ न बन के औ बन गया, इसीलिए ये अपवाद की श्रेणी में आ गया। अगला शब्द अक्षधन ऊहिणी। अक्षोहिणी सेना का पर्यायवाची है। अक्षोहिणी, अक्ष का अ और उ मिलकर फिर औ बन गया, डबल मात्रा आ गई, इसलिए यह भी अपवाद हो गए। स्वधन ईर, अपनी मर्जी से आचरण करने वाला स्वेर कहलाता है। अ और ई मिलके एक मात्रा वाला ए बनना चाहिए था पर दो मात्रा वाला बन गया, इसलिए यह अपवाद। स्वधन ईरिणी, स्वधन ईरिणी, अपनी मर्जी का आचरण करने वाली स्त्री स्वेरिणी कहलाती है। और इसी के साथ साथ नदी को भी स्वेरिणी कहते हैं, क्योंकि नदी भी किसी की नहीं सुनती, अपनी मर्जी का ही आचरण करती है। सुखार्थ, सुख धन रित, सुख धन रित, यहां ये जो आ की मात्रा आई है सुखार्थ में, इसी वजह से ये अपवाद है। और दसाण भी इसी वजह से अपवाद है। दस धन ऋण, ये अपना शब्द बनेगा दसाण। और ये अपवाद हो गए अपने कौन से? गुण संधि के। और गुण संधि के बाद अगली संधि कौन सी आएगी अपनी? वृद्धि संधि, यानी कि वृद्धि स्वर संधि। देख लीजिए इन अपवादों को, फिर आगे बढ़ते हैं। वृद्धि स्वर संधि कौन सी संधि है? वृद्धि स्वर संधि। क्या फॉर्मूला होगा समझना। अ आ के बाद ए आई आ जाए तो आई बन जाएगा। अ आ के बाद अ या आ के बाद ओ औ आए तो औ बन जाएगा। बस दो ही फॉर्मूले हैं क्या सर? जी बिल्कुल दो ही फॉर्मूले हैं। अ आ में ए आई जोड़ो तो आई बन जाएगा, अ आ में ओ औ जोड़ो तो औ बन जाएगा। उदाहरण भी यही समझ लेंगे, थोड़े से उदाहरण है, ज्यादा उदाहरण भी नहीं है। कैसे क्या मामला होता है? विचार धन ऐक्य, विचारों में एकता आ जाए। विचार के र में अ है, अ में आई जोड़ेंगे, अ और आई मिलेगा, वापस आई बनेगा, वापस र पे मात्रा जाएगी और हमारा जो शब्द अब बनेगा वो क्या बनेगा? विचार ऐक्य। क्या हो जाएगा? विचारों में एकता। अगर यही चीज विश्व के साथ हो जाए, क्या कि विश्व में एकता आ जाए, जो कि असंभव है, पर फिर भी हम विचार तो कर ही सकते हैं। विश्वैक्य, अब शब्द क्या बन जाएगा? विश्वैक्य।
आप सोच रहे होंगे कि इस बार तो आप खुद ही लिख रहे हो, खुद ही बना रहे हो, हमें मौका ही नहीं दे रहे। तो लो, मैं तुम्हें मौका, मैं नहीं बनाऊंगा, आप लोग बनाओगे। क्या क्या बनाओगे, बनाओ जरा। मैं शब्द दे रहा हूं आपको, इनका आप लोग संधि कीजिए। 1 धन 1, वसुधा धन एव, वन धन औषधि, जल धन औषधि, मंत्र धन औषधि, महाधन ऐन्द्रजालिक, महाधन ऐन्द्रजालिक, मत धन ऐक्य, प्रभुत्व धन ऐक्य, महोदार्य, परमोदार्य, परमेश्वर्य। लीजिए साहब, वृद्धि स्वर संधि के उदाहरण और नियम दोनों ही आपके समक्ष हैं। बना दीजिए शब्दों को तुरंत। क्या क्या बनेगा? 1 धन 1 से तो क्या बनेगा? 1 1। वसुधा धन एव से क्या बनेगा? वसुधैव। अर्थ क्या हो जाएगा? पृथ्वी ही। वसुधा का अर्थ पृथ्वी, एव का अर्थ ही, पृथ्वी ही। और हम भारतवासी बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम। पृथ्वी ही एक परिवार है। केवल भारतीयों के मन में ही ये भाव होता है कि पृथ्वी को परिवार माने, बाकी तो सब गालियां ही देते रहते हैं एक दूसरे को। वनौषधि, वनौषधि, वन से प्राप्त औषधि, वनौषधि। जलौषधि, जल से प्राप्त औषधि, जलौषधि। यानी कि जल को ही औषधि के रूप में ले ले तो वो भी जलौषधि कहलाता है। मंत्रों को ही औषधि बना ले, मंत्रौषधि, मंत्र धन औषधि, मंत्रौषधि। महाधन इंद्रजालिक, महेंद्र जालिक, महेंद्र जालिक। बहुत बड़ा इंद्रजाल बिछाने वाला, वो महेंद्र जालिक कहलाता है। मतैक्य, मतों में एकता आ जाए तो मतैक्य हो जाता है। प्रभुत्वैक्य, प्रभुत्वैक्य, प्रभुत्व में ऐक्य आ जाए, एकता आ जाए तो वो प्रभुत्वैक्य है। महाधन औदार्य, महोदार्य का संधि विच्छेद क्या होगा? महाधन औदार्य। परमोदार्य का क्या होगा? परम धन औदार्य, परम धन औदार्य। परम धन ऐश्वर्य, परम धन ऐश्वर्य। एक सीधा सा शब्द है जिसका आप सब जानते हैं उसको, सदा धन एव। इसके बराबर क्या बनेगा? सदैव। ये वृद्धि संधि का सरल से सरल उदाहरण है, सदैव वाला। सदा धन एव से आपको याद रह जाता है। तथा धन एव से तथैव भी बन जाता है। लीजिए साहब, कौन सी संधि हो गई? वृद्धि स्वर संधि। आप कहेंगे सर इतनी सी है क्या? जी हाँ, इतनी सी तो नहीं है, उदाहरण और भी है। पर हाँ, इन्हीं उदाहरणों को अगर आपने 1-2 बार प्रैक्टिस कर ली
तो मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि आपके वृद्धि स्वर संधि के प्रश्न गलत नहीं जाएंगे। आदमी प्रैक्टिस से परफेक्ट बनता है। अभ्यास जितना करोगे उतना सीखोगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, जितने भी बड़े लोग हैं, जो बड़े विद्वान लोग हैं, अपने अपने क्षेत्रों के सफल लोग हैं, उन्हीं के द्वारा ये बात कही जाती है कि अभ्यास ही आदमी को सफल बनाता है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ये मेरी कहावत नहीं है, किसकी है मुझे ये भी पता नहीं है, पर हाँ, जितने भी सफल लोग होते हैं उनके द्वारा यही बात बार बार समझाई जाती है। किस बार बार क्या करना है? अभ्यास करना है, अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस ही आपको सफलता दिलवाएगी। तो चीजों का तो अंत है ही नहीं, कितनी ही कर लो कम पड़ती ही नहीं है। फिर क्या करना है? फिर यही करना है कि चीजों की प्रैक्टिस बार बार करनी है। ये बात भी कहीं ना कहीं आपने सुनी ही होगी कि 10 किताबों को पढ़ने से अच्छा है कि एक किताब को 10 बार पढ़ लिया जाए। मेरी बात से आप सहमत होंगे। आप मुझे सहमति जताना, कमेंट के माध्यम से आप बताना कि जो मैं बात बोल रहा हूं वो सही है या गलत है। चलिए, वृद्धि स्वर संधि आपकी समाप्त हुई और अब वृद्धि स्वर संधि के कुछ अपवाद है, उन पे थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। उसके बाद फिर हम अगली अपनी अयादि स्वर संधि पर चलेंगे। तो चलिए देखते हैं वृद्धि स्वर संधि के अपवाद कौन कौन से हैं। चलिए, क्या पढ़ेंगे? अपवाद। किसके पढ़ेंगे? वृद्धि के। किसके? वृद्धि संधि के। क्या क्या है देखो जरा, क्या क्या है। अधरोष्ठ, लंबोष्ठ, दंतोष्ठ, सुकोदन, शुद्धोदन। देखिएगा, हमने वृद्धि स्वर संधि के जितने भी उदाहरण देखे थे सब पे डबल मात्रा थी। चाहो तो आप एक बार फिर मैं बैक लेके आपको दिखा देता हूं। जहां जहां भी वृद्धि स्वर संधि के जो उदाहरण है उनमें संधि होने के उपरांत किसी भी शब्द में सिंगल मात्रा नहीं है, ऊपर सभी में डबल है। कोई सा भी शब्द आप चाहे तो देख लीजिए, सब में डबल मात्रा आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अब इनमें क्या समस्या है? अपवाद है किसके? वृद्धि के। वृद्धि में तो डबल मात्रा आती है, फिर ये क्या है? सिंगल मात्रा। अरे इसीलिए तो अपवाद है। डबल मात्रा ही इन पे आ जाती तो फिर ये अपवाद क्यों होते? फिर तो ये वृद्धि संधि के उदाहरणों में गिनती आती है इनकी। डबल मात्रा आनी चाहिए थी पर आई नहीं, इसलिए ये किस श्रेणी में आ गए? अपवाद की श्रेणी में आ गए। अब हम इनका संधि विच्छेद ध्यान रखेंगे कि इनका संधि विच्छेद होगा क्या। अधर धन ओष्ठ। अधरोष्ठ क्या है? वैसे तो अधर का मतलब भी ओष्ठ ही होता है, पर अधरोष्ठ बोलते थे दोनों होठों में नीचे वाले होठ को, अधरोष्ठ इसको बोलते हैं। लंबोष्ठ, लंबा धन ओष्ठ या फिर लंब धन ओष्ठ। लंबोष्ठ किसको कहेंगे? ऊंट को कहते हैं, उष्ट्र को कहते हैं, ऊंट को लंबोष्ठ, जिसका होठ लंबा हो। दंत धन ओष्ठ, ये क्या है? ये ध्वनियां होती है जिनके उच्चारण में दांत और होठों का सहारा लिया जाता है, दंतोष्ठ। सुक धन ओदन, सुकोदन क्या होगा? सुक का अर्थ होता है तोता, ओदन का अर्थ होता है भोजन, अर्थात तोते का भोजन। वैसे ओदन शब्द का अर्थ जरा यहां ध्यान दें आप, किसका? ओदन शब्द का क्या अर्थ होता है? पके हुए चावल। उचित अर्थ एकदम, हां, पके हुए चावल। अब पके हुए चावल को हम भोजन के रूप में काम लेते हैं तो ओदन को हम कह सकते हैं कि इसका मतलब भोजन भी होता है। जी, शब्द है आपका ओदन। ओदन शब्द का अर्थ क्या होता है? या तो पके हुए चावल या फिर भोजन। अब यहां क्या शब्द है अपना? सुकोदन, यानी कि सुक का भोजन, तोते का भोजन। तोते का भोजन क्या होता है? अनार। सुकोदन अनार का पर्यायवाची है। किसका? दाडिम का पर्यायवाची है। क्या? सुकोदन। शुद्धोदन, शुद्ध धन ओदन, शुद्ध भोजन, शुद्ध धन ओदन, शुद्ध भोजन। और
और शुद्धोधन भगवान बुद्ध के पिता का नाम भी था। भगवान बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनके पिताजी जो थे कपिलवस्तु नगर के राजा थे शुद्धोधन। तो वो शुद्धोधन एक इस प्रकार से हमारा एक ऐतिहासिक पात्र भी हो जाता है। ये क्या चीज है? ये वृद्धि-स्वर संधि के अपवाद है, सारे के सारे शब्द। अब कौन सी संधि पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे अयादि स्वर संधि। सारे शब्दों को एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। अब हम कौन सी पढ़ेंगे? अयादि स्वर संधि।